अखिलेश यादव जी वो बीजेपी के ही पद चिन्हों पर चलते हैं, बनते हैं सेकुलर, लेकिन काम वही करते हैं जो बीजेपी करती है, और केवल यही कहते हैं कि मैं साफ हिंदू हूं। नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम रंग बदलती राजनीति में। आज हम देखेंगे वाकई में कि क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति ऐसे ही रंग बदल रही है जैसे कि एक गिरगिट की तरह यहाँ की राजनीति निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें, इन्हीं सब बातों पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ आश्रुति जुड़ी हुई है, इनसे भी जानेंगे और ये भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगी कि आने वाला जो समीकरण बनता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे कुशीनगर सीट पे बात कर लीजिए या स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरीके से अखिलेश यादव के ऊपर हमलावर रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमलावर रहते हैं, तो ऐसे में देखना होगा कि किसका समीकरण क्या बन रहा है। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य जिस बात का दावा ठोकते हैं, क्या वो उस बात में कितनी सच्चाई होती है, कितनी हकीकत होती है, या फिर वो अपनी पार्टी को किस आयाम तक ले जाएंगे, या फिर अगर आप देखेंगे कि अखिलेश यादव का क्या समीकरण बन रहा है, भारतीय जनता पार्टी, और इसमें मायावती क्या अहम रोल निभाती हुई नजर आएंगी। हमारे साथ आश्रुति जुड़ी है। आश्रुति, आप क्या कहना चाहेंगी यूपी की पॉलिटिक्स पर? देखिए, पहली बात तो ये, अगर हम बात कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य की, स्वामी प्रसाद मौर्य नाम एक ऐसा है कि जब उन्हें पार्टी बदलनी होती है तो वो दो बार नहीं सोचते। पार्टी वो ऐसे बदलते हैं जैसे गिरगिट अपना रंग बदलता है। ठीक है, तो पहला मुद्दा ये। दूसरा मुद्दा ये, इस बार आप देखें कहीं ना कहीं जब एक कयास इस प्रकार के लगाए जा रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी में वो एक बार वापस जा सकते हैं। आपको पहले बता दें कि पहले जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपना समीकरण जब शुरू करा था, तो सबसे पहले उन्होंने अपनी जो शुरुआत की थी, उन्होंने शुरुआत की थी बहुजन समाज पार्टी से। यानी जब उनका राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई थी तब उन्होंने मायावती के साथ शुरुआत की थी। फिर वो बीजेपी में चले गए, बीजेपी में उनका ज्यादा बना नहीं तो वो चलेगा समाजवादी पार्टी में। समाजवादी पार्टी में भी उनका नहीं बना तो उन्होंने समाजवादी पार्टी भी छोड़ी और उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी बना ली, यानी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी। हाल ही के समय की बात है। कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य का जिस प्रकार से अब आप देख रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य का हर कुछ समय बाद मत बदल जाता है, पार्टी को लेके मत बदलता है, कहीं ना कहीं आप देखिए जनता को लेके मत बदलता है। कयास इस प्रकार के लगाए जा रहे थे कि स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर से बीएसपी में शामिल हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीएसपी में शामिल नहीं हुए, ना होने के कोई भी तमाम राजनीतिक कारण हो, कहीं ना कहीं कारण ये भी हो सकता है कि मायावती को एक बार फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य पे वो भरोसा ना हो रहा हो, स्वामी प्रसाद मौर्य पे एक तरह से वो चुनावी दांव उन पर ना ठोक सके। इसी के चलते कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य को उन्होंने अपनी पार्टी में नहीं लिया। लेकिन फिर उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य को अपनी स्थिति साफ हो गई कि वो आखिर कैसे और कहां से और किस प्रकार से चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने अपनी पार्टी का ही निर्णय लिया। अपनी पार्टी से ही, यानी उनकी बनाई पार्टी यानी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी से ही वो चुनावी मैदान में उतरे, कुशीनगर की सीट से। अब वो कुशीनगर की सीट से चुनावी मैदान में तो उतर गए, लेकिन बसपा ने अपने प्रत्याशी को उतारा, सपा ने अपने प्रत्याशी को उतारा। मुद्दा अब ये उठता है कि क्या सच में कुशीनगर की सीट से नए प्रत्याशी, जिस प्रकार से आरएसएसपी के अध्यक्ष आप कह लीजिए स्वामी प्रसाद मौर्य जो कुशीनगर से चुनावी मैदान में उतरे हैं, क्या सच में ये नई पार्टी इस बार चुनावी दाल ठोक पाएगी? सबसे बड़ा मुद्दा ये बनता है। माही, इस पर आप क्या कहेंगी? ये बिल्कुल आपने आश्रुति जिस तरीके से पूरी तमाम जानकारी दी, लेकिन मेरा इस पे एक मानना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरीके से आपने बोला कि पलटी मारते हैं और गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, तो उसमें एक बात निकल कर आती है कि कुशीनगर सीट पर जिस तरीके से उन्होंने अकेले पहले मायावती के साथ जाने वाले थे, लेकिन अचानक से वो पलटी मार जाते हैं और 9 मई को अपना नामांकन भी दाखिल कर देते हैं। वहीं उनके बेटे भी उनसे पीछे नहीं रहते, वो भी कुशीनगर सीट पर निर्दलीय आकर नामांकन भर देते हैं। तो वहीं पर आप देखेंगी कि वो फिर कांग्रेस को समर्थन कर देते हैं। तो ऐसे ये पूरी खिचड़ी बनाते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य क्यों नजर आ रहे हैं, ये भी बड़ा सवाल खड़ा होता है। और वहीं पर क्या मायावती के साथ अगर वो जाते आश्रुति, तो ये भी उनके लिए एक अच्छी बात निकलकर सामने आती है। और देखा जाता है अगर मायावती के साथ जाते तो उनकी पार्टी को भी एक मजबूती मिलती, ये दलित वोटर्स को साथ सकते थे। अभी तो इनका पूरा वोट बैंक कहीं ना कहीं खिसकता हुआ नजर आ रहा है। आज वहीं पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने उनको दे दिया, कांग्रेस को समर्थन दे दिया। तो ऐसे में ये जो पूरा समीकरण बन रहा है, ये पूरा कंफ्यूजन की स्थिति बनते हुए दिखाई दे रही है। और स्वामी प्रसाद मौर्य अपने ही जाल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। वो एक पार्टी में क्यों नहीं रह सकते, ऐसी क्या बड़ी बात है? और वो मायावती के साथ 25 सालों तक थे, अगर इस बार मायावती के साथ जाते तो मायावती को भी एक मजबूती मिल जाती। और आकाश आनंद जब से मायावती से छिटके हैं, तब से यही बात निकल कर आती कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य कहीं ना कहीं उनको ज्वाइन करते तो ये एक अलग सा उनकी पार्टी को आयाम मिल सकता था, जनता का जनाधार मिल सकता था। लेकिन वो सारी चीजों पर पानी फेरते हुए नजर आए। अब ऐसे में इस
उसका जो सबसे ज्यादा फायदा किसको होने वाला है? देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं आपने ये बात जो रखी कि स्वामी प्रसाद मौर्य अगर मायावती के साथ जाते तो कहीं ना कहीं मायावती की पार्टी को मजबूती जरूर मिलती, लेकिन वो मायावती के साथ नहीं गए। ना जाने का भी शायद मुझे लगता है मायावती की ओर से ही ये कारण कहीं ना कहीं निकला होगा कि 25 सालों से आपने मेरा दामन थामा, 25 सालों बाद आपने पार्टी छोड़ दी और आप दूसरी पार्टी में शामिल हो गए। चलिए अगर आप हो भी गए तो अब आप क्यों वापसी कर रहे हैं? वापसी आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप अपनी पार्टी से उतरना नहीं चाहते चुनावी मैदान में, अब बसपा के वोट पे उतरना चाहते हैं क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि कुशीनगर की जो सीट है वह दलित वोटों को, ब्राह्मण वोटों को साधने का एक प्रयास जो है वो कहीं ना कहीं आप देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य करना चाह रहे थे। मायावती के चेहरे की जब हम बात करते हैं तो दलित वोटों की बात ना हो ऐसा नामुमकिन है। आप देखिए दलित चेहरे के लिए, दलित वोटों के लिए मुख्य चेहरा है मायावती का चेहरा। तो आप देखिए कहीं ना कहीं अगर स्वामी प्रसाद मौर्य मायावती के साथ हाथ मिलाते तो आप देखिए बसपा को तो एक तरह से आप देखिए एक मजबूती मिलती, लेकिन आकाश आनंद की भी फिर मुश्किलें बढ़ जाती क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य फिर एक मुख्य चेहरे के रूप में आते और ऐसा भी हो सकता था कि बीएसपी के जो कोऑर्डिनेटर का जो पद खाली है मायावती के पास, उस पद पर स्वामी प्रसाद मौर्य को विराज दिया जाता। और अगर स्वामी प्रसाद मौर्य उस पद पर विराजते तो कहीं ना कहीं आकाश आनंद को ऐसी मिर्ची लगती कि उनका राजनीतिक करियर तो अभी शुरू भी नहीं हुआ, राजनीतिक करियर शुरू होने से पहले उस पर एक बड़ा आप देखे पॉज लग जाता, उस पर एक बड़ा आप देखे पूर्ण विराम लग जाता क्योंकि आकाश आनंद कहीं ना कहीं अभी भी इसी कोशिश में है कि वो किस तरह से बसपा में वापसी कर सके, किस तरह से वो वापस आ सके। लेकिन उनके वापस आने की राह तभी साफ होगी जब मायावती और बसपा किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य अगर बसपा में नहीं आए तो मुझे लगता है मायावती की सोची समझी एक राजनीतिक चाल थी जिस प्रकार से मायावती ने निर्णय लिया और स्वामी प्रसाद मौर्य को अपनी पार्टी में शामिल नहीं होने दिया। अश्रुति, लेकिन यहाँ पर एक सवाल है कि अगर संघमित्रा मौर्य को उन्होंने आखिर क्यों छोड़ दिया? क्योंकि अभी वो बीजेपी पर जब तक चुनाव नहीं हो जाते, परिणाम नहीं आ जाते, वो बीजेपी से अभी भी सांसद है। तो ऐसे में यही माना जा रहा है कि उन्होंने अपनी बेटी को क्यों छोड़ दिया? क्या आपको लगता है कि संघमित्रा मौर्य मायावती का रुख कर सकती है, अखिलेश यादव का रुख कर सकती है, या फिर अगर इन दोनों पार्टियों में नहीं जाएंगी तो स्वामी प्रसाद मौर्य का क्या एक्शन होगा? वो तो नहीं चाहेंगे कि अखिलेश यादव की पार्टी में जाए और भारतीय जनता पार्टी में वो पहले से थी। तो ऐसे में क्या आपको पूरा उनका सिनेरियो नजर आ रहा है? देखिए संघमित्रा मौर्य एक तो पहले से भारतीय जनता पार्टी में है, भले ही बीजेपी ने इस बार उनका टिकट काट दिया है बदायूं से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो पार्टी से बगावती सुर अपना ले। अगर तो वो पार्टी से बगावती सुर अपनाती हैं तो वो मायावती और अखिलेश यादव का ही रुख करेंगे, कांग्रेस की ओर वो नहीं जाएंगी क्योंकि कांग्रेस की ओर जाने का मतलब है कि वो इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाए। और अगर वो इंडिया गठबंधन में शामिल होती तो आप देखिए आने वाले समय में हमें ये भी खबर मिल जाएगी कि स्वामी प्रसाद मौर्य अभी फिर कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन का एक बड़ा हिस्सा बनते हैं, हमें दिखाई दे सकते हैं। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य मुझे नहीं लगता कि अभी ऐसे समय पर ये ऐसा कदम उठाएंगे क्योंकि उनकी पार्टी अभी आप देखें उनकी पार्टी ने एक तरह से एक स्टेबिलिटी बनानी शुरू करी है अभी इस पूरे चुनाव में, इस महाचुनाव में। कहीं ना कहीं आप देखें इस महाचुनाव में तो शायद स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी जीत ना हासिल कर सके, लेकिन आने वाले समय में स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी में ऐसी जान फूकनी पड़ेगी कि तभी उनकी पार्टी कहीं ना कहीं आप देखें आगे आने वाले समय में बढ़ भी पाएगी। और अगर खुद स्वामी प्रसाद मौर्य किसी पार्टी के साथ गठबंधन कर लेते हैं या वो खुद अगर किसी पार्टी में शामिल हो जाते तो फिर उनकी पार्टी का क्या, फिर उनकी पार्टी की कमान आखिर कौन संभालेगा? तो मुद्दा ये बनेगा कि या तो फिर उनकी बेटी एक बेटी भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ेंगे, संघमित्रा मौर्य भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ेंगे और शामिल होंगे उनकी ही पार्टी में और उनकी पार्टी की कमान जो है वो संभालती हमें दिखाई देंगी। इस पर आपका क्या कहना है भाई? जी बिल्कुल, आपने संघमित्रा मौर्य की चर्चा की है तो ये जो आपने पूरा एक वर्णन दिया है कहीं ना कहीं वो बिल्कुल सटीक बैठता है। और संघमित्रा मौर्य वाकई में अगर वो भारतीय जनता पार्टी का दामन नहीं छोड़ती है तो फिर तो उनके लिए अच्छा है, लेकिन अगर वो छोड़ देती है तो कहीं ना कहीं मायावती और सपा ही उनके लिए बेस्ट ऑप्शन बचता हुआ दिखाई देगा। और स्वामी प्रसाद मौर्य उस पार्टी से बिल्कुल वाकिफ है, लेकिन जिस तरीके से अभी स्वामी प्रसाद मौर्य देखेंगी लगातार अखिलेश यादव और भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हैं, मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से वो अपनी बेटी को उस पार्टी में जाने देंगे। और लेकिन जिस तरीके से वो अखिलेश यादव को सेकुलर कहते हुए नजर आए कि वो बनते सेकुलर है, लेकिन वो अगर देखेंगे रियल में तो है नहीं, कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो एजेंडा चलाती है सॉफ्ट हार्ड हिंदुत्व का, और वहीं अखिलेश यादव सॉफ्ट हिंदुत्व का एजेंडा चलाते हैं। पहले आप ये वीडियो देखिएगा जरा, क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य का दर्शन किए हैं, क्या करना? देखिए अखिलेश यादव जी वो बीजेपी के ही पद चिन्हों पर चलते हैं, बनते हैं सेकुलर, लेकिन काम वही करते हैं जो बीजेपी करती है और केवल यही कहते हैं कि मैं सॉफ्ट हिंदू हूं। और सॉफ्ट हिंदू का मतलब मोदी जी और बीजेपी वाले हार्ड हिंदू हैं। तो स्वाभाविक रूप से
धर्म मानने की चीज है, आस्था की चीज है। सभी लोगों को अपने अपने धर्म को अपने अपने तरीके से मानना चाहिए, लेकिन सेकुलर होकर के पार्टी कार्यालय में शालिग्राम की पूजा कराना यह सेकुलर होने के दावे को खारिज करता है। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी जो केवल धर्म और राम की राजनीति करती है, उसने आज तक बीजेपी में किसी भी आराध्य भगवान देवी देवता की पूजा नहीं की। लेकिन सेकुलर होने का ढोंग करने वाले अखिलेश यादव जी ने अपने समाजवादी पार्टी कार्यालय में शालिग्राम की पूजा करके ये साबित कर दिया कि हम सेकंड बीजेपी वाले हैं। तो देखा आपने किस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी बातों में ही फंसते हुए नजर आते हैं। वही स्वामी प्रसाद मौर्य एक टाइम पर अखिलेश यादव का समर्थन कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी का आज उन्हीं को पानी पी पी कर कहीं ना कहीं कोसते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में उनका कहीं ना कहीं एक जो चेहरा है वो उजागर होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या ये पूरा राजनीतिक समीकरण है? इसमें कोई कुछ भी बोले वो ज्यादा मैटर नहीं करता है। स्वामी प्रसाद मौर्य को देखकर यही भी लगता है, क्योंकि वो पार्टियों में जिस पार्टी में जाते हैं उनका उतना ही वैल्यू देखने को मिलता है। वहीं आकाश आनंद जैसे अगर नेता कुछ बात बोल देते हैं तो उसका इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाता है, कहीं ना कहीं उनके पार्टी को नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया जाता है। तो ऐसे में ये तमाम तरीके के ओपी राजभर को देख लीजिए या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार विवादित बयान देते हुए नजर आते हैं, लेकिन फिर भी अपनी पार्टी का जनाधार मजबूत किए हुए हैं। लेकिन इस बार देखना होगा कि कुशीनगर सीट से क्या वो अपनी जनाधार को बचा पाएंगे, अपनी सत्ता बचा पाएंगे या फिर कुशीनगर सीट पर जीत दर्ज कर पाएंगे। आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया होगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट लाइन न्यूज पर।